हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी के सभी एग्जाम के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने आरआरबी के सभी एग्जाम के लिए साइंस के 12 प्रैक्टिस सेट अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर जो आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके आधार पर सेलेक्ट किए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 12 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव से 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, तब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, लेकिन हमें जो हो सबसे शॉर्ट तरीका अप्लाई करना होगा। यानी कि जो भी तरीका क्या हो, सबसे हम जो भी तरीका हमारा एग्जाम में टाइम बचाए, हम उसी तरीके को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, अब एक तरीका तो लॉन्ग मेथड ये है कि यहाँ पर देखो f की वैल्यू दी हुई है कितनी, 12 सेमी। ठीक, और वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, तो u की वैल्यू कितनी दे रखी, 15 सेमी, और u की वैल्यू लेते हैं हमेशा माइनस की। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ली जाती है प्लस की, तो यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो दर्पण का सूत्र अप्लाई करके, 1/f बराबर 1/v और माइनस के 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर, माइनस नहीं प्लस होता है दर्पण के सूत्र में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप जो है यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर ऑप्शन की हेल्प लें। ठीक है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर दें, यहाँ से हटा दें। ठीक है, तो जैसे देखो, जो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, वो सिर्फ दो कंडीशंस में ही बनता है। ठीक है, जैसे उत्तल दर्पण हमारा ये होता है, ठीक, इसमें हम अंदर की साइड पे क्या करते हैं, कली करते हैं, और इसके बाहरी पृष्ठ को क्या बना देते हैं, परावर्तक बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु एक तो हम कहाँ पर, अनंत पर रख सकते हैं। जब हम अनंत पर वस्तु रखते हैं, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर, फोकस पर बनता है। कहाँ पर, फोकस पर। ठीक है, और ये इसका क्या होता है, ध्रुव। और दूसरा ये होता है कि वस्तु को अनंत और इस ध्रुव के बीच में इस लाइन पर कहीं भी रख दें फिर। ठीक है, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख दें वस्तु को। ठीक, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में। ठीक, कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, और ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, बस यही बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो, उसने जो वस्तु को रखा है वो 15 सेमी की दूरी पर रखा है, तो ध्रुव से रखा जाता है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यानी इस लाइन पर होगी 15 सेमी की दूरी। ठीक है, और दूसरी एक और बात यहाँ पर याद रखेंगे कि जो उत्तल लेंस है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा, सीधा प्रतिबिंब। तो जो ऑप्शन में उल्टा दिया हुआ होगा वो तो हमारा वैसे ही कट हो जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए तो हमारा वैसे ही कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब दे रखा है। ठीक, तो उत्तल दर्पण तो हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनाता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें सीधा दे रखा है। ठीक, तो अब आगे बात करते हैं। देखो, तो यहाँ पर 15 सेमी की दूरी पर जो हो वस्तु रखी है, चलो ठीक बात, तो अनंत पर तो नहीं रखी, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर नहीं बनेगा, फोकस तो इधर की साइड ही बनेगा। आई बात समझ में। अब देखो, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर हमारे पास कितनी, 12 सेमी। कितनी, 12 सेमी दे रखी है, तो यहाँ पर f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 सेमी। तो एक बात बताओ, जब ये फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, तो यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से वो 12 सेंटीमीटर से छोटी ही होगी। आ रही है बात समझ में, 12 सेंटीमीटर से क्या होगी, छोटी, क्योंकि जब इनके बीच में बन रहा, अगर बाई चांस इधर की साइड बनता प्रतिबिंब तो 12 से बड़ी तभी तो होती। ठीक, तो प्रतिबिंब बन रहा है ध्रुव और फोकस के बीच में, यानी प्रतिबिंब की दूरी होगी 12 से छोटी। ठीक है, तो जो 15 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन है ये भी हमारा कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 सेंटीमीटर 12 से ज्यादा है, और यहाँ पर देखो 40/3, 3 से 40 को भाग करेंगे तो 13.33 आएगा। ठीक है, तो ये भी 12 से ज्यादा है, यानी ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आप जब इसको इस मेथड से सॉल्व करोगे तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये तरीका हमारा जो हो काफी टाइम बचा सकता है एग्जाम में। ठीक है, आप देखते ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर इतना टाइम इस वजह से लगा है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब तो आपने कर रखा होगा, तो आप इसको, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते ही एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पानी से भरे गिलास में कोई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका क्या कारण है। देखो जैसे आप कोई कांच का गिलास लें या कोई बाल्टी वगैरह लें, ठीक है, लेकिन बस ये है कि शर्त ये है कि उसमें आर पार दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक। जैसे ही आप इसमें कोई पेंसिल या कोई छड़ डालोगे, ठीक है, तो वो पेंसिल बाहर से तो तुम्हें जो हो इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक, लेकिन वो जब यहाँ पर अंदर की साइड दिखाई देगी तो तुम्हें इस तरीके से मुड़ी हुई दिखाई देगी, हल्की मुड़ी हुई सी, ठीक। तो ये किसके वजह से होता है, किस कारण से होता है, तो इसका सही आंसर है ये होता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता। अब ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्यों होता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश है वो पानी से कहाँ पर जा रहा है, वायु में, पानी से वायु में जा रहा है। तो पानी से वायु में जा रहा है तो ये होता है अभिलंब, ये क्या होता है, अभिलंब। तो अभिलंब से किरण दूर हटती है, अभिलंब से प्रकाश की किरणें क्या होती है, दूर हटती है। तो देखो यहाँ पर जो पेंसिल है वो बाहर से तो दूर दूर को दिखाई देगी, बाहर से कहाँ को दिखाई देगी, इस अभिलंब से दूर की साइड, ठीक, और अंदर की साइड से कहाँ को दिखाई देगी, अभिलंब की ओर दिखाई देगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह की क्षेत्रीय चाल एक समान रहती है, ठीक, यह किसका नियम है। तो ग्रह की क्षेत्रीय चाल एक समान रहती है, ये किसने नियम दिया था, तो ये दिया था केपलर ने। केपलर ने ग्रह से संबंधित 3 नियम दिए थे, कुल मिलाकर कितने नियम, 3 नियम, ठीक है। पहला नियम कौन सा था, जिनमें पहला नियम था कक्षीय नियम, कक्षीय नियम, ठीक है। और दूसरा नियम यही कक्षीय नियम में क्या था, कक्षीय नियम में ये था कि जैसे ये यहाँ पर क्या है, ये कोई ब्रह्मांड, ठीक है, और यहाँ पर ये सूर्य स्थित है, ठीक है, एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, यहाँ पर सूर्य स्थित है, ठीक। तो सूर्य अपनी जगह स्थित रहता है और इसके जो हो चारों ओर जो हो ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और सूर्य क्या होता है, इसके किसी एक फोकस पर स्थित होता है। तो ये तो कक्षीय नियम हो गया। दूसरा नियम यही था कि ग्रह की जो होती है वो क्षेत्रीय चाल क्या होती, समान होती है। क्षेत्रीय चाल का मतलब कि जो ग्रह होते हैं वो समान समय में समान दूरी तय करते हैं, ठीक है। और तीसरा वाला नियम था कि जो आवर्त काल है टी स्क्वायर वो a क्यूब के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पैर में पत्थर से ठोकर लगने को, कोई व्यक्ति जा रहा है, रोड पर चलता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो उसके पैर में क्या लगी, ठोकर लगी, ठीक। तो उसके पैर में ठोकर लगने से जो है चोट लगती है, चोट लगी तो वो किसके कारण से लगी, ठीक। जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या है, कोई व्यक्ति, ठीक, ये चलता जा रहा है और यहाँ पर ये पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका पैर इससे पत्थर पर टक्कर लगी, ठीक है, और इस व्यक्ति के पैर में क्या लग गई, यहाँ पर चोट लग गई, ठीक है। तो किसके कारण से लगेगी, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया के। क्यों, क्योंकि जितना जो बल है इस व्यक्ति का पैर इस पत्थर पर लगाएगा, ठीक है, जितना बल इस व्यक्ति का पैर इस पत्थर पर लगाएगा, ठीक उतना ही बल ये पत्थर भी व्यक्ति के पैर पर उतना ही बल लगाएगा, ठीक है। तो इस वजह से उसके पैर पर क्या लगेगी, चोट लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों इस क्वेश्चन से को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर की क्लास जो हो काफ़ी कम समय में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में जो लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो में ही जो है अपलोड कर दी जाती है। तो आप करंट अफेयर की उस क्लास को भी ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर के क्वेश्चन का हर एग्जाम में वेटेज काफ़ी रहता है, ठीक है। और दोस्तों हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अगर आप यूपी पुलिस का जो अभी हाल ही में री एग्ज़ाम होने वाला है लगभग 30-31 जून को, ठीक है, तो उससे संबंधित भी जीके जीएस के और हिंदी और रीजनिंग के भी जो प्रैक्टिस सेट है वो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट है। तो आप अपनी तैयारी को जांच कर सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। तो आप इन प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हो। और हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी सीजीएल के भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो आप उन प्रैक्टिस सेट से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए करते हैं क्वेश्चन। 40 न्यूटन एक नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर देखो 40 न्यूटन का बल लगाने पर एक पिंड जो हो वो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। बल की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, F बराबर 40 न्यूटन, ठीक है, और कितनी चाल से यानी v की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड दे रखी है इसकी, ठीक है। अगर उसने कहा पिंड की गति में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण विद्यमान हो, तो यहाँ पर त्वरण a की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो उसने कहा कि पिंड का संवेग होगा, अब संवेग को हम लिखते हैं p से, तो p की वैल्यू निकालनी है, ठीक।
अब P बराबर क्या होता है, देखो P बराबर होता है mv, क्या होता है P बराबर mv, ठीक। अब यहाँ पर हम m की वैल्यू तो उसने दे नहीं रखी है, तो पहले हम यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो f और a की वैल्यू दी हुई है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा न्यूटन का दूसरा नियम, f बराबर क्या होता है ma, क्या होता है ma, ठीक। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो f की वैल्यू कितनी है 40 बराबर m की वैल्यू कितनी है निकालनी है यहाँ से, और a की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो 5 से इसको कट कर देंगे, 5 अट्ठे 40, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 8 किलोग्राम, कितनी आ गई 8 किलोग्राम m की वैल्यू। ये उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो p बराबर आ जाएगा m की वैल्यू कितनी है 8, v की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 8 की 10 से गुणा करेंगे तो 80 मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एकमात्र अधातु, ध्यान से पढ़ेंगे, देखो इसको, अधातु है, एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है, मतलब वो अधातु है और द्रव अवस्था में मिलती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में मिलती है, ठीक है। देखो आयोडीन ये एकमात्र ऐसी धातु है जो चमकीली, अधातु, धातु नहीं अधातु, जो चमकीली होती है, ठीक है, ये चमकीली अधातु है, ठीक है। और कार्बन एक ऐसी अधातु हो जो सबसे ज्यादा लंबी श्रृंखला का गुण रखती है, ठीक है। आपने यूपीएससी पढ़ा होगा, तो कार्बन 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 के बीच में आप कितने ही कार्बन जोड़कर श्रृंखला बना सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। शुद्धतम रूप का मतलब सबसे ज्यादा प्योर है, जिसमें लोहा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, वो क्या होगा शुद्धतम रूप होगा, ठीक है। अब ऑप्शन दिए है कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, तो सही आंसर है। अब देखो लोहे के शुद्धतम रूप को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि शुद्धतम रूप कैसे पता चलेगा, ठीक। तो इनमें कार्बन पाया जाता है, क्या पाया जाता है कार्बन, ठीक। जैसे कच्चा लोहा, तो कच्चे लोहे में कार्बन पाया जाता है 3% से 5%, कितना 3% से 5% कच्चे लोहे में कार्बन पाया जाता है। पिटवे लोहे की बात करूं तो पिटवे लोहे में 0.1% से लेकर 0.25% तक कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और ढलवा लोहे की बात करूं तो इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 2 से 3% होती है, कितनी 2 से 3%। तो सबसे ज्यादा शुद्ध लोहा वो होगा जिसमें कार्बन होगा कम, जिसमें कार्बन कम होगा उसमें आयरन ज्यादा होगा, लोहा ज्यादा होगा। तो यानी कि कार्बन कम किसमें है पिटवा लोहे में, ठीक है, कौन से में पिटवा लोहे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना हो, अधिकतम ऊंचाई मतलब ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक फेंकना हो, तो किस कोण पर फेंकना होगा। अब देखो ऊंचाई h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये u स्क्वायर अपॉन 2g है ये तो फिक्स होगा, ठीक है। तो h की वैल्यू डिपेंड किस पर करेगी साइन स्क्वायर थीटा पर, किस पर साइन स्क्वायर थीटा पर। तो h की हमें मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब हम साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जब साइन स्क्वायर थीटा की क्या मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। और साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। और 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, आपने ये गणित में त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, ठीक है, ये वैल्यू होती है साइन 90 की। साइन से साइन हट जाएगा तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। यानी अगर किसी वस्तु को, किसी पिंड को सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक फेंकना हो तो उसे 90 डिग्री के कोण पर फेंकना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण कैसा दर्पण है। तो ऑप्शन ए अपसारी, ऑप्शन बी अभिसारी, ऑप्शन सी दिया हुआ अपसारी और अभिसारी दोनों, ऑप्शन डी दिया हुआ न अपसारी और न ही अभिसारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, न तो अपसारी न ही अभिसारी प्रकृति का होता है समतल दर्पण। देखो अपसारी का मतलब होता है कि जो प्रकाश है उसको फैला देना, चारों साइड को फैला देना, ठीक है। तो ये तो क्या होता है अपसारी। और अभिसारी का मतलब होता है कि किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देना प्रकाश को, ठीक है। तो समतल दर्पण में आपने देखा होगा कि ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं होती, ना तो समतल दर्पण प्रकाश को फैलाता है ना ही समतल दर्पण प्रकाश को एकत्रित करता है, ठीक है। तो न तो अपसारी न ही इसका अभिसारी, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन निम्न में से कब संभव नहीं है। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहते हैं।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है कि जैसे ये कोई माध्यम है हमारा, ठीक है, माध्यम 1 हो गया, ये क्या हो गया माध्यम 2। अब यहाँ पर हमने कोई प्रकाश की किरण आपतित की, ठीक है, क्या की, प्रकाश की किरण आपतित की और क्रांतिक कोण से भी बड़े कोण पर आपतित की। तो ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में नहीं गई और दूसरे माध्यम में न जाकर इसी माध्यम में क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इसी माध्यम में क्या हो गई, परावर्तित। यहीं पर इसी माध्यम से हमने आपतित की, इसी माध्यम में क्या हो गई, परावर्तित हो गई, ठीक है। तो ये कब संभव है, ये तब संभव है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो इस अभिलंब से दूर हटेगा। तो देखो ये दूर ही तो हट रहा है, ठीक है। तो अब सघन माध्यम और विरल माध्यम के लिए हमें पता होना चाहिए कि इनके जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उनका मान क्या क्या है, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये जल दिया होता, क्या दिया होता, जल, ये क्या दिया होता, वायु, ठीक है, ये क्या दिया होता, वायु। तो जो जल का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता, 1.33 और जो वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003, ठीक है। ये होता वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक और जल का होता 1.33, ठीक है। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन होगा, जिसका कम होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, विरल होगा, ठीक है। तो सघन से विरल में जानी चाहिए प्रकाश की किरण, और सघन और विरल का कैसे पता चलेगा कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन होगा, जिसका कम होगा वो विरल होगा। अब जैसे ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, तो प्रकाश यहाँ कह रहा है कांच से जल में जाता है, ठीक है, कांच से जल में। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.5, कांच ज्यादा सघन माध्यम है, ठीक है, और जल का होता है 1.33। तो कांच ज्यादा सघन माध्यम मतलब ज्यादा सघन है, तो सघन से कहाँ जा रहा है, विरल में। तो यानी ये ऑप्शन हमारा सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है यहाँ पर, ठीक। दूसरे ऑप्शन की बात करूँ, हीरे से निर्वात में जाता है, निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है कितना, 1, निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है 1, और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, कितना, 2.42। तो हीरे से निर्वात में जा रहा है यानी सघन से विरल में जा रहा है, यहाँ पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। मिट्टी के तेल से वायु में जाता है, मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक होता है 1.41 और वायु का होता है 1.003, ठीक है। तो यहाँ भी सघन से विरल में जा रहा है, ये भी हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं, जल, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, कितना, 1.33, ठीक है, और हीरे का कितना होता है 2.42। तो यहाँ पर देखो विरल से सघन में जा रहा है, तो विरल से सघन में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। तो यानी इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष निम्न में से किसके कारण बनता है। सही आंसर हो, देखो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के कारण। प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों कंडीशन होनी चाहिए तभी इंद्रधनुष बनेगा, वरना इंद्रधनुष नहीं बनेगा, ठीक है। कैसे समझाता हूँ, देखो इसको भी। जैसे ये क्या है, कोई जो देखो इंद्रधनुष आपने देखा होगा बनता कब है, इंद्रधनुष तब बनता है जब जो हो बारिश पड़ती है, उसके बाद ही तो इंद्रधनुष बनता है। अब जैसे गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, तब थोड़ी ना इंद्रधनुष बनेगा। और दूसरी बात, इंद्रधनुष केवल दिन के समय में ही बनेगा, रात के समय में इंद्रधनुष नहीं बनता, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, और बारिश अभी अभी पड़ी है, ठीक है, और बारिश पड़कर अभी रुकने वाली है। तो आपने देखा होगा कि जो इंद्रधनुष है वो जिधर सूर्य है उससे दूसरी साइड हल्का दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो क्या होता क्या है, जैसे यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चलती है, ठीक, तो ये क्या है, ये वर्षा की बूंद है, क्या है, वर्षा की बूंद, ठीक है, ये क्या है, वर्षा की बूंद, ठीक। अब देखो यहाँ से वर्षा की बूंद तो क्या गिरी, प्रकाश की किरण गिरी, ठीक। तो ये वर्षा की बूंद जो है ये प्रिज्म की तरह काम करने लग जाएगी, ठीक। तो ये इस यहाँ से जो प्रकाश हो उसको अपवर्तित करेगी, और दूसरी बात इसका वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण होता है इसको 7 रंगों में तोड़ देगी, कितने रंगों में, 7 रंगों में, ठीक है। अब जो जिसकी कम तरंग दैर्घ्य होगी, जिसकी कम तरंग दैर्घ्य होगी वो तो ज़्यादा विचलित हो जाएगा, इस तरीके से ज़्यादा विचलित हो जाएगा, ठीक। और जिसकी ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगी वो कम विचलित होगा, ठीक है। और बाकी जो कलर हैं वो इसके बीच में ही होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है रेड कलर की, लाल कलर की, और सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है नीले कलर की, सॉरी बैंगनी कलर की, वॉयलेट बैंगनी, ठीक है।
तो ये यहाँ पर देखो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक तो क्या, अपवर्तन, देखो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया, ये है जल, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, वायु। तो वायु से कहाँ पर चला गया, जल में, तो अपवर्तन हो गया। दूसरी बात, वर्ण विक्षेपण भी हो गया, क्योंकि प्रकाश अपने 7 रंगों में टूट चुका है, ठीक है, बाकी के रंग इसके बीच में है, ठीक। अब तीसरी कंडीशन भी इसमें होनी चाहिए, क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि ये जो यहाँ पर प्रकाश इसका अपवर्तित हुआ है, ये अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर क्या होगा, अपवर्तित होगा, ठीक है, तो ये फिर यहीं पर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, इसी के अंदर बूंद के अंदर यहाँ पर ऐसे परावर्तित हो जाएगा, ठीक है, और ये भी परावर्तित हो जाएगा यहाँ पर। तो जो रेड कलर है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये बैंगनी कलर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो जो यहाँ पर चमकेंगे ये वाले कलर, ठीक है, ये हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष चमकता है। कौन सा, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक है। तो इस तरीके से इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की मात्रा निम्न में से सबसे अधिक किस में होती है। आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा किस में होती है, ठीक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, ठीक है। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है, और सिडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3, ठीक। और आयरन की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 56 यानी 56, और यानी ऑक्सीजन जो हो इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 16, ठीक है। तो किसी भी उसका हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो जो मैग्नेटाइट में जो लोहा आयरन की मात्रा होती है वो होती है 72%, कितनी, 72। हेमेटाइट में कितनी होती है, 70%, लगभग 70%। वैसे ये 69.9 के लगभग आती है, लेकिन लगभग 70% हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब सिडेराइट का जो हो ये आप मुझे निकाल के दिखाओगे कमेंट बॉक्स में, मुझे आप इसका आंसर जरूर बताओगे कितने परसेंट होता है, ठीक है। अब किस तरीके से निकालना उसका मैं तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो जिसकी हम क्या निकालनी होती, मात्रा निकालनी होती, परसेंटेज निकालनी होती। जैसे यहाँ पर हम आयरन की निकालनी है, तो इसके कितने अणु हो, इसके 3 अणु हो, तो 3 गुना इसकी जो द्रव्यमान संख्या है कितनी, 56, 56, उसको यहाँ पर लिख देंगे ऊपर, ठीक है। और नीचे इसी को लिखेंगे 3 गुना 56, ठीक है, और प्लस में जो ऑक्सीजन है जो और अणु दे रखे उसके लिखेंगे, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 16, और परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा, 100, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर 72% आएगा। आप सॉल्व करके देखोगे कि सही है या नहीं है, ठीक है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कितने परसेंट होता है सिडेराइट में आयरन की मात्रा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंक और कॉपर। पीतल जिंक और कॉपर का मिश्र धातु है, ठीक है। और टीन और लेड, अगर टीन और लेड का प्रयोग करते हैं तो टीन और लेड के प्रयोग से कौन सा किसका मिश्रण बनता है, तो टीन और लेड से बनता है फ्यूज तार। आपने देखा होगा जो फ्यूज तार का यूज करते हैं हम, वो किसका बना होता है, वो टीन और लेड का बना होता है, ठीक है। टीन का प्रतीक होता है Sn, लेड का होता है Pb, ठीक है। और टीन और कॉपर का होता है कांसा, जो कांसे के बर्तन देखे होंगे आपने, ठीक है, वो टीन और कॉपर के बने होते हैं। और टीन, कॉपर और जिंक, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, ठीक है, तो कौन सी मिश्र धातु बनती, तो बनती गन मेटल। क्या बनती है, गन मेटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का सूत्र है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f, और ये f होता है मीटर में, क्या है, मीटर में। यहाँ पर 1/f और सेंटीमीटर दे रखा, तो ये वाला आंसर इसका टिक मत कर देना, ये गलत है, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होना चाहिए, मीटर में। अब अगर आंसर सेंटीमीटर में भी दे रखा है, अगर वैल्यू f की किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो ये 100/f सेंटीमीटर में होता है, फिर क्या है, 100/f सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण और एक गोलीय लेंस, इन दोनों की जो फोकस दूरी -10 सेमी है। तो दर्पण और लेंस, आपको पता होगा कि माइनस की जो फोकस दूरी होती वो चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वो अवतल में ही होती, दोनों में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों अवतल होने चाहिए, दोनों अवतल ही होंगे, ठीक है, दर्पण भी और लेंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा श्वेत रंग के प्रकाश में होती है, क्योंकि श्वेत रंग के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। कौन कौन से, ये रंग विबग्योर से निकाले जाते हैं, विबग्योर, ठीक है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक। और लाल अगर यहाँ पर श्वेत रंग वाला ऑप्शन ना देता, ठीक है,
तो फिर लाल और नीला ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। और अगर ये मान लो नीचे के 2 ऑप्शन ना होते तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, लाल रंग का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ीसाज घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करता है? तो देखो घड़ीसाज छोटे पुर्जे देखना चाह रहा है, छोटे पुर्जे देखना चाह रहा है, इसका मतलब उनको वो छोटे पुर्जों को जो हो बड़ा करके देखना चाह रहा है। ठीक है, तो जो लेंस होता है, लेंस में उत्तल लेंस ऐसा लेंस होता है, ठीक है, जो छोटी वस्तुओं को बड़ी वस्तु दिखाता है। उत्तल लेंस, लेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो उत्तल लेंस होता है वो छोटी वस्तु को क्या करता है, बड़ी वस्तु के रूप में दिखाता है। ठीक है, इसी वजह से उत्तल लेंस का यूज हम किसमें, सूक्ष्मदर्शी में भी करते हैं। किसमें, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में जो क्या होते हैं हमारे दही में कर्ड जो होती, दही जो होती है उसमें जो छोटे छोटे कीटाणु वगैरह होते हैं, ठीक है, जीवाणु वगैरह, उनको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वो उत्तल लेंस का ही किया जाता है। और दूसरा आपने देखा होगा जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो वो हथेली वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, तो उनमें जो रेखाएं होते हैं, छोटी छोटी रेखाएं, उनको देखने के लिए भी उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, और छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए भी किसका, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसके चश्मे में प्रयुक्त लेंस होता है वो कौन सा, उत्तल लेंस ही होता है। ठीक है, अब उत्तल लेंस क्या काम करता है, उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है, और जो इकट्ठा करने का काम करता है उसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद थोथा, सफेद थोथे का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को सफेद थोथा बोलते हैं। ठीक है, और फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट होता है हरा थोथा, हरा थोथा। ठीक है, और कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा। ठीक है, नीला थोथा। आरआरबी ने कई बार पूछा बी वाला जो है ये, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट को कहा जाता है तेल का थोथा। ठीक है, तेल का थोथा। तो आरआरबी ने कई बार पूछा तेल के थोथा निम्न में से किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फेट को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा? ऑप्शन नंबर डी सही है, काला। अंतरिक्ष में जैसे ही आप जाओगे तो आकाश कैसा दिखाई देगा, काला। क्यों? क्योंकि देखो जो प्रकाश सूर्य से हमारी पृथ्वी पर आता है, ठीक है, तो ये जैसे पृथ्वी है तो यहाँ पर पृथ्वी का जो वातावरण है, इसके वातावरण से जो प्रकाश क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है, यानी बिखर जाता है। ठीक है, तो जो बिखर जाता है उसी की वजह से पृथ्वी पर जो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा होता है, ठीक है, उस व्यक्ति को कैसा दिखाई देता है प्रकाश, उस व्यक्ति को दिखाई देता है नीला, पृथ्वी पर जो खड़ा है। ठीक है, जो पृथ्वी पर खड़ा है। लेकिन यहाँ यहीं से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अंतरिक्ष में पहुँच जाए, ठीक है, कहाँ पहुँच जाए, अंतरिक्ष में पहुँच जाए, ठीक है, तो इस अंतरिक्ष के यात्री को ये जो अंतरिक्ष है ना, ये आकाश जो हो वो कैसा दिखाई देगा, काला रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर जो हो, पिंड पर 20 न्यूटन का बल 1/15 मिनट तक कार्य करता है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? अब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 किलोग्राम। ठीक है, और बल F की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 न्यूटन, और टाइम कितना लग रहा है, 1/15 मिनट तक, 1/15 मिनट तक। अब मिनट को अगर हम किस में, सेकंड में चेंज करेंगे तो 1/15 गुना मिनट क्या होता है, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 15 चौका 60, यानी 4 सेकंड तक वो बल 4 सेकंड तक काम कर रहा है इस पिंड पर। ठीक है, अब देखो हमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकालनी। ठीक, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, k बराबर 1/2 mv²। यहाँ पर m की जो वैल्यू हो वो तो दी हुई है, लेकिन v की वैल्यू नहीं दी हुई है, और v की वैल्यू हम f और t और m का यूज करके निकाल भी नहीं सकते। ठीक, तो फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई तो नहीं होगा, फिर यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब कैसे, देखो आपने पढ़ा होगा f बराबर होता है m में, क्या होता है, f बराबर ma। ठीक, f की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, m की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ हम जो विस्थापन निकाल लेंगे, क्या, विस्थापन। ठीक, अब वो गति का हम दूसरा समीकरण यूज करेंगे, s बराबर क्या होता है ut और प्लस के हाफ at²। ठीक, अब जो पिंड है वो स्टार्टिंग में तो क्या है, प्रारंभिक अवस्था में, तो जब ये स्टार्टिंग में प्रारंभिक अवस्था में है तो यानी इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। तो प्रारंभिक वेग 0 होगा तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी ये वाला पद तो पूरा क्या हो जाएगा, 0, प्लस के हाफ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमने अभी निकाली है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और t की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुना 4, तो 2 से इसको कट कर देंगे, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 16 और 1 0 ये वाली। ठीक है, तो 160 मीटर का विस्थापन तय कर चुका होगा वो कण। ठीक, अब यहाँ से हम कार्य तो निकाल सकते हैं, W बराबर F × S, बल गुणा विस्थापन से।
अब बल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, विस्थापन की वैल्यू कितनी है 160, सॉल्व करेंगे 16 दूनी 32 और 2 जीरो आ जाएंगी यानी 3200 जूल। और जितना जो कार्य होता है वही गतिज ऊर्जा होती है, डेल्टा के की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 3200 जूल, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर साइंस के ऐसे ही आप और भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।